हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है हम लोग अभी पिछले कुछ दिनों से जिस टॉपिक को कवर कर रहे थे उस टॉपिक में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिटेल्स चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग एक नए बेहतरीन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पॉलीमर। कुछ जगहों पर इस चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है, बट अभी भी कुछ एक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिनमें ये चैप्टर पूछा जा रहा है। ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। छोटा चैप्टर है, बहुत कम क्लासेस में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट है वो भी लगभग एक फिक्स फॉर्मेट है। उसी फॉर्मेट पर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जिस किसी भी चैप्टर में जिस किसी भी एग्जामिनेशन में इस चैप्टर को शामिल किया गया है, दैट मीन्स इसका वेटेज ठीक ठाक है। मैं कहूँ कि ये चैप्टर आपको बोनस अंक दिलाएगा, मतलब कम टाइम में इससे सारी चीज़ें जल्दी आप पढ़ सकते हो। तो बिना लेट किए हुए हम लोग डायरेक्टली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर हमारा चैप्टर है और इस पॉलीमर चैप्टर में हम लोगों का पढ़ने का क्या सीक्वेंस रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। सेकंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सोर्स के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पर, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर और ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बेस पर। मतलब जो क्लासिफिकेशन है, पॉलीमर्स को हम लोग कई पार्ट्स में बांटते हैं, कई तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो ये कुल 5 तरीके हैं जिन तरीकों से हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, और उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि इन 4 टॉपिक को हम आज की क्लास में कवर कर लें। जितना मैक्सिमम हो पाएगा हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, बट इन 4 चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है उसी को हम लोग एक छोटे से चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। पॉलीमर के बारे में हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन क्लासिफिकेशन, और तब तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ आप नॉर्मल सी बात समझो। बच्चों, डेली लाइफ में आप जो कुछ भी देखते हो, डेली लाइफ में आप जो कुछ भी देखते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्लास्टिक की चेयर यूज़ करी, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेटल नहीं है, जो मेटल, बस मेटल को छोड़ दो, जितने भी तरह की आप प्लास्टिक्स देखते हो वो सब पॉलीमर है। टायर पॉलीमर है, पॉलीथीन आपका पॉलीमर है। ठीक है, आपने देखा होगा जो नॉन स्टिक के कुकवेयर्स होते हैं उनके ऊपर एक लेयर रहती है टेफलॉन की, वो भी एक प्रकार का पॉलीमर है। ठीक है, जो स्विचेस देखते हो आप घरों में वो भी पॉलीमर है। जितने भी तरह की आप प्लास्टिक्स देखते हो, जितने भी तरह की प्लास्टिक्स देखते हो, उनमें से मैक्सिमम क्या, लगभग 100% जो है वो पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब पॉलीमर जो है, कह लो कि एक मतलब इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला एक टॉपिक है। मतलब पॉलीमर ही पॉलीमर हमारे इर्द गिर्द हमको दिखाई देंगे। तो पॉलीमर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि नया टॉपिक है हम लोगों को दिक्कत होगी। अब उनमें से जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें प्रोटीन, तो वो भी पॉलीमर है। ठीक है, हम बात करें न्यूक्लिक एसिड, वो भी पॉलीमर है। ठीक है, हम आपसे बात करें स्टार्च की, सेलुलोज की, वो भी पॉलीमर है। बट ये पॉलीमर हमें नेचर ने दिए हैं। ठीक है, अब पॉलीमर होते क्या हैं हम बात कर रहे हैं, मगर आप केवल नाम सुन करके थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगा लो कि जो भी नाम हमने आपको बताए हैं
इन नाम से आपको प्रिडिक्शन लग जाएगा कि ये सब पॉलीमर्स हैं। अब जो हमें नेचर ने दिए हैं वो नेचुरल पॉलीमर हैं और जो हमने बनाए हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर हैं। अब अंतर क्या है, नेचर ने जो हमें पॉलीमर दिए हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब अगर हम उनको मिट्टी में डाल के छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद वो डिकम्पोज हो जाएंगे। मगर जो मैन मेड हैं, जिसको ह्यूमन ने बनाया है, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिसको अगर हम मिट्टी में डाल दें तो वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, या डिकम्पोज होने में लाखों साल लेते हैं, हज़ारों साल लेते हैं, तो उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं। जैसे पॉलीथीन है, अगर आप उसको छोड़ दो तो लाखों साल तक आप वैसी ही की वैसी पॉलीथीन आप देखोगे, आप नहीं पाओगे कि वो डिकम्पोज हो गई है। वो डिकम्पोज नहीं होती है, हज़ारों साल तक वो वैसी डली रहेगी। तो ऐसे पॉलीमर को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एक ये पॉलीमर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जिससे आपका इस चैप्टर के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, रबर है, प्लास्टिक्स हैं, ये सब पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ एक बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं अभी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात सीखते हैं कि पॉलीमर शब्द का मीनिंग क्या होता है। देखो, पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जो दो भागों से मिलके बना है। द फर्स्ट इज पॉली एंड सेकेंड इज मर। पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब है यूनिट। कई सारी यूनिट्स जब जुड़ जाती हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। सिंपल सी चीज़ है, ढेर सारी यूनिट, ढेर सारे पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके ढेर सारे मतलब मैनी यूनिट्स कंबाइंड आपस में जुड़ जाती हैं और क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमर की कैटेगरी है। ठीक है, अब अगर पॉलीमर की बात करें, चूंकि ढेर सारे मॉलिक्यूल इसमें जुड़ चुके हैं, ढेर सारी यूनिट्स इसमें जुड़ चुकी हैं, तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया जिसको हम बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो जो पॉलीमर्स होते हैं इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। और इनका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें तो 10⁻³ से लेकर के 10⁻⁷U, जिसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं, लगभग 1000 से लेकर के 10 लाख से भी ऊपर इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। और वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो आपका जो पॉलीमर होता है वो एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 10⁻³ से लेकर 10⁻⁷ यूनिफाइड मास तक वेरी करता है। इससे थोड़ा इस रेंज में वेरी करता है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है, एक नोट है, पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, जो पॉलीमर बनते हैं वो यूनिट्स के रिपीटेशन से बनते हैं। देखो, एक पहले आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एथिलीन। ठीक है, इसका नाम है एथिलीन। इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 मॉलिक्यूल हैं। ये कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन हम इसको प्रोवाइड कराएंगे, दैट मीन्स हम हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट, इन सबको हम लेंगे और एथिलीन के मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं पॉली एथिलीन, जिसको आप पॉलीथीन भी कहते हो। तो जो पॉलीएथिलीन है बेसिकली वो एथिलीन के मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बना हुआ है। तो यही बात लिखी हुई है, पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन अ लार्ज स्केल। जब रिपीटिंग यूनिट्स
एक ढेर सारे अमाउंट्स में जुड़ती चली जाती हैं, तो जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है वो स्ट्रक्चर पॉलीमर की कैटेगरी में आता है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। और जो चीज रिपीट होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमर। जैसे आप एग्जाम्पल को देखो, जैसे पॉलीएथिलीन, ये पॉलीमर है, मगर ये बना किससे है? तो आप बोलोगे एथिलीन के रिपीटेशन से बना है, तो इस एथिलीन को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। आपको एक पॉलीमर दिया होगा और आपसे कहेगा इसका मोनोमर बताओ, तो कुछ बच्चे कहेंगे ये तो सरल आसान है, पॉलीएथिलीन, तो मोनोमर क्या हो गया? एथिलीन। पॉलीप्रोपिलीन, तो इसका मोनोमर क्या हो गया? प्रोपीन। बात समझ में आ रही होगी ना? तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई पॉली शब्द हटा दो तो मोनोमर मिल गया, मगर ऐसा हर बार नहीं होता। जैसे यहां देखने के लिए मिल रहा है पॉलीएथिलीन का मोनोमर है एथिलीन, ऐसे ही कई सारे पॉलीमर से मोनोमर आसानी से मिल जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हर मोनोमर आसानी से मिल जाए। जैसे हमने आपसे बोला नायलॉन 6, ये पॉलीमर है, नायलॉन 6 का मोनोमर बताओ। आप कहोगे इसमें तो नहीं पता चल रहा है। आप याद रखो, इसका मोनोमर होता है कैप्रोलेक्टम, याद रख लो, ज्यादा बेहतर है, पूछा जाता है, मगर नहीं पता ना। हमने आपसे पूछा नायलॉन 6, इसका मोनोमर बताओ, बोलोगे सर ये भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने आपसे बोला टेरिलीन का मोनोमर बताओ, आप बोलोगे नहीं पता। हम लोग का टेफ्लॉन का मोनोमर बताओ, बोलोगे नहीं पता। ब्यूना एस का बताओ, ब्यूना एन का बताओ। तो हमने जो भी पॉलीमर आपको बताए, जो भी पॉलीमर के नाम हमने लिए हैं, एक्चुअली वो सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं। और पूछा क्या रहता है, आपको एक पॉलीमर दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसका मोनोमर बताओ। तो मोनोमर समझ में आ रहा है ना? जिस यूनिट की रिपीटेशन से वो पॉलीमर बना है, उस यूनिट का नाम बताना मींस मोनोमर का नाम बताना होता है। क्लियर हुआ ना? तो जिस यूनिट के रिपीटेशन से पॉलीमर बनते हैं, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? उस यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर। लिखा भी है रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। अब देखते हैं, नाउ लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होता कैसे है, कैसे यूनिट्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं, उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। लिखा हुआ है पॉलीमराइजेशन का, लैंग्वेज को आप पढ़ के देखो, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मोनोमर्स दैट आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। जो आपके मोनोमर्स होते हैं, जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है, वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हुई एक बड़ी यूनिट बना लेती है। तो उस बड़ी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। उस रिपीटिंग यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर। और कोवेलेंट बॉन्ड से एक बड़े स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। मतलब मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम होता है पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस में जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं, बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश भी कर सकते हो आप। देखो, हमने आपको बताया ये एथीन मोनोमर है। एथीन या एथिलीन, आप कॉमन नेम में एथिलीन कहते हो, एथीन IUPAC नेम है। एथीन मोनोमर है, मतलब एथीन है, ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। एन का मतलब 10, 50, 100, 200, 1000, 10,000, कितना भी हो सकता है। ये एथिलीन है, IUPAC नेम में एथीन है, और इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। हमने इसका पॉलीमराइजेशन किया। पॉलीमराइजेशन से क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और टूटने के बाद ये स्ट्रक्चर होगा जो रिपीट होता चला जाएगा। अब देखो, ये n यूनिट्स रिपीट हो गई, आपस में ये कनेक्ट हो गया, और इस तरह से जो बना उसका नाम क्या था? पॉलीथीन,
पॉलीमर, ठीक है, पॉलीथीन पॉलीमर बन गया ये आपका। और आपने अभी भी मैंने आपको बना के दिखाया भी था, ये पॉलीमराइजेशन की यूनिट है। अब देखो थोड़ा सा समझना, जैसे हम यहीं पे सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखो CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, कोई पूछे इसका नाम बताओ तो आप बोलोगे टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, या कुछ लोग एथीन भी कह सकते हैं एथिलीन की जगह, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, ठीक है। इसके ढेर सारी यूनिट्स लिए। अब ढेर सारी यूनिट के बाद हमने क्या काम किया, हमने कर दिया इसका पॉलीमराइजेशन। हमने कर दिया इसका पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन से क्या होगा, ये ढेर सारी यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी। अब जुड़ करके क्या बनेगी उसको आप बना के देखो, जुड़ करके क्या बनेगा उसको बना करके देखो, आप जुड़ करके क्या बनेगा उसको बनाओ, क्या बनेगा देखो, CF2 डबल बॉन्ड है, उसको आप सिंगल में कन्वर्ट करो, और ये डबल बॉन्ड है इसको एक बॉन्ड यहां लगाओ, एक बॉन्ड यहां लगाओ, और इसके ढेर सारे यूनिट्स को जोड़ दो। ये जो बना इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PTFE, जिसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं टेफ्लॉन। तो अगर कोई पूछता है टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। देखो अगर हम आपसे बोलें पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का मोनोमर क्या है, आप बता दोगे, पॉली शब्द हटा दो, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये इसका मोनोमर हो गया। मगर इसका एक दूसरा नाम है जो कॉमर्शियली जिस नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है टेफ्लॉन। जो नॉन स्टिक के कुकवेयर्स होते हैं उनके ऊपर इसी की लेयर लगाई जाती है। ये लेयर जो है लगाने से ऑयल जो है वो कम लगता है, आप देखोगे इस पर चिपकता नहीं है, और सारा का सारा ऑयल खाने में इस्तेमाल हो जाता है। कहने का सेंस है कम ऑयल वाला खाना बनाने के लिए जनरली अब नई जनरेशन में नॉन स्टिक के कुकवेयर्स आने लगे हैं, और नॉन स्टिक के कुकवेयर्स के ऊपर जो लेयर लगाई जाती है वो बेसिकली टेफ्लॉन की होती है, जो कि एक पॉलीमर होता है जिसका नाम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जो कि बनता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन के पॉलीमराइजेशन से। तो जैसे एथिलीन से पॉलीएथिलीन बना, उसी तरह से टेट्राफ्लोरोएथिलीन से पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है। आप एक और एग्जांपल देखो, देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इससे हमने जोड़ दिया CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं स्टाइरीन, इसका नाम है स्टाइरीन। अगर हमने इसका कर दिया पॉलीमराइजेशन, तो बनेगा क्या, आप बोलोगे रिंग तो रहेगी भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां डबल बॉन्ड था, अब उसको बदलो सिंगल में, एक बॉन्ड यहां फ्री करो, एक बॉन्ड यहां फ्री करो, और क्या कर दो होल N, इसको बोलते हैं पॉली स्टाइरीन, इसका नाम हो गया पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, तो इसका नाम हो गया पॉलीस्टाइरीन। तो आपने क्या देखा, पॉलीमर बनाने के लिए प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराने पर पॉलीएथिलीन मिलता है, उसी तरह से टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराने पर पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन मिलता है, जिसका नाम टेफ्लॉन होता है। स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन कराने पर पॉलीस्टाइरीन मिलता है। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल सीख सकते हो। देखो आपको घबराना नहीं है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देख करके घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी जाती है। आपको एक पॉलीमर दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा ये इसका मोनोमर क्या है, तो आपको ले दे करके याद करना है, और याद कैसे करना है वो तरीका सिखा रहे हैं, वो उस तरीके से आप याद करते चलो। फिलहाल 3 पॉलीमर का नाम तो सुनने में आ गया होगा, पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरीन,
टेफ्लॉन या फिर PTFE, ये नाम आपको सुनने में आ गए होंगे और इनका मोनोमर भी आपने आसानी से याद करने की कोशिश करी होगी, मे बी याद हो भी गया हो। ठीक है, नहीं हुए होंगे तो अभी और प्रैक्टिस होगी तो आ जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो हमें लगता है इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीमर की क्लासिफिकेशन की। ठीक है, किस तरह से हमने क्लासिफाई किया हुआ है उसके लिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, पॉलीमर के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो किस किस तरीके से हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, हम सोर्स के बेस पर इसको बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं अभी आगे बात करते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पर बांटते हैं, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पर बांटते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर बांटते हैं और ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बेस पर भी हम इसको बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं। किस तरह से क्लासिफाई करते हैं एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पॉलीमर्स हैं, अगर उसको हम सोर्स के बेस पर बांटें तो 3 तरह से हमें पॉलीमर्स कैटेगराइज करने पड़ेंगे। नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर, 3 तरह से क्लासिफाई हमने किया है। जनरली इस कैटेगरी को लोग हाइड कर देते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, इन 2 कैटेगरी का नाम ले लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कोई भी एक पॉलीमर का नाम आपको दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इनमें से, मतलब 4 पॉलीमर के नाम दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, या आपसे 4 नाम दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इनमें सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है या इनमें से सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है। तो हमें डेफिनेशन याद करने में तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, हमें इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर की। तो ये तो पता चल ही रहा होगा, जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, जिन पॉलीमर्स को नेचर प्रोवाइड करती है उसे हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। जैसे स्टार्च है, जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं, स्टार्च है, सेलुलोज है, इन्यूलिन है, ठीक है, आपका प्रोटीन है, ठीक है, और आपका जो DNA है, जिसको न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में आप पढ़ते हो, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि ये हमने नहीं बनाए हैं, ये नेचर ने बना करके हमें दिए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। तो देखो लिखा भी है, पॉलीमर्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। और नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल्स कौन से हैं, प्रोटीन्स है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, नेचुरल रबर है, और भी होते हैं। ये कुछ एक एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, वो एग्जांपल्स जो पूछे गए हैं वो लिखे हुए हैं, आप याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के, जिसका नाम है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब 2 शब्द हैं, सेमी सिंथेटिक, प्योरली सिंथेटिक होता तो वो मैन मेड होता, अब यहां पर सेमी सिंथेटिक है, इसका मतलब इसमें मैन का इन्वॉल्वमेंट है मगर थोड़ा बहुत नेचर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, लिखा है पॉलीमर्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम बोथ पेट्रोलियम एंड नेचुरल प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम और नेचुरल प्रोडक्ट दोनों से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है रेयॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, 4 आपको चॉइसेस दे देंगे, याद रखिएगा रेयॉन जो है वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। यहां देखो सेलुलोज नहीं है, ये इसके आगे लिखा है सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट ये नाम है पूरा, ये भी कैसा पॉलीमर है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। इसको पेट्रोलियम और प्लांट्स या नेचुरल प्रोडक्ट्स दोनों से ड्राइव करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और रेयॉन बेसिकली होता क्या है, ये सेलुलोज एसीटेट होता है, सेलुलोज एसीटेट को हम रेयॉन के नाम से जानते हैं, और सेलुलोज नाइट्रेट
ये और भी इस तरह के नाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये सब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर में आप देखो, सिंथेटिक पॉलीमर भी आप देखो, सिंपल सा है। सिंथेटिक पॉलीमर भी आपको आराम से याद रहेगा। पॉलीमर विच आर मैन मेड और डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम ऑयल, जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, मैन द्वारा बनाए गए हैं, या फिर उनको हम पेट्रोलियम द्वारा डिराइव करते हैं, वो सब सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर के बढ़िया से एग्जाम्पल लिखा है, देखो पॉलीथीन, नायलॉन 66, ब्यूना एस, हमने नाम लिए थे ना अभी, ये सब पॉलीमर के नेम हैं और ये सब मैन मेड हैं। इनमें से पॉलीथीन जो है वो प्लास्टिक है, नायलॉन 66 है वो सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आता है, और ब्यूना एस रबर है जिसको हम सिंथेटिक रबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं बेसिकली ये मैन मेड हैं या पेट्रोलियम ऑयल से हम ड्राइव करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। तो आप बताना जो जिन्होंने नेचर ने दिया है उसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। बहुत पूछा रहता है विच वन इज़ द नेचुरल पॉलीमर, 4 चॉइस दी रहती हैं। उसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर, तो जितने भी नाम आप सुनोगे मेजॉरिटी उसमें से क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर के बारे में तो आप जानते ही हो, जो नाम आपको लगे यार ये तो खाने पीने के सामान से रिलेटेड है तो वो नेचुरल हो गया, नेचुरल हो गया। अब जो आपका सेमी सिंथेटिक है उसमें आपको याद रखना चाहिए, एक था रेयन और एक था सेलुलोज नाइट्रेट, ज़्यादातर यही पूछा भी जाता है। रेयन और सेलुलोज नाइट्रेट सेमी सिंथेटिक हैं, और बाकी जितने भी नाम आप इस पूरे चैप्टर में सुनोगे, जितने भी नाम आप इस चैप्टर में सुनोगे वो सारे के सारे जो नाम हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में जाएंगे। फिलहाल आपने नाम कौन सा सुन लिया, पॉलीथीन सुन लिया, नायलॉन 66 सुन लिया और ब्यूना एस सुन लिया। अब इनके बारे में धीरे धीरे करके आपको नाम के बारे में पता चलता जाएगा। 2 तरह से क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन आपने देखा सोर्सेज के बेस पर हमने 3 तरह से क्लासिफाई कर लिया। अब हम दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। जो हमारे पास पॉलीमर है उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उस स्ट्रक्चर को नोटिस करें तो हम क्या देखते हैं, हो सकता है एक लंबी सी चेन उसमें मिल जाए, कोई भी साइड चेन नहीं होगी, केवल एक सीधी चेन टाइप की दिखाई देगी। अगर लंबी सी चेन टाइप की आपको दिखाई दे जाए तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। ये अगर सीधी चेन के साथ साथ साइड चेन भी उसमें दिखाई देने लगे उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। और अगर वो साइड चेन, जैसे ये मेन चेन है, ये कुछ साइड चेन है, ये मेन चेन है और ये कुछ साइड चेन है, अगर आपस में कनेक्ट हो गई, ये साइड चेन है आपस में कनेक्ट हो गई जिसकी वजह से एक जाल टाइप का बन गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो पॉलीमर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। लीनियर मतलब सीधी चेन टाइप स्ट्रक्चर रहेगा उसका। ब्रांच्ड पॉलीमर में क्या होगा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर में क्या होगा, चेन तो रहेगी मगर थोड़ी बहुत साइड चेन्स भी इसमें रहेंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। और जब ये साइड चेन्स दूसरी साइड चेन से कनेक्ट होकर के एक जाल संरचना बना लेगी, एक जाल जैसी संरचना बनाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर। समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां फिर एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, आपको 4 चॉइसेस दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इनमें से लीनियर पॉलीमर कौन सा है, या इनमें से क्रॉस लिंक पॉलीमर कौन सा है, या इसमें से ब्रांच्ड चेन पॉलीमर कौन सा है। तो आपको एग्जाम्पल्स को थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा जिससे आप सही क्वेश्चन तक पहुंच पाओ। फिर अभी आपको हम धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर्स को बताएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इन सब पर बात करेंगे, तो आप खुद भी सोचने लगोगे कि ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है। जैसे हम बात करें पॉलीथीन की या पॉलीएथिलीन की, तो पॉलीथीन में क्या था, एथिलीन 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 जुड़ता चला जा रहा था, एक सीधी चेन में जुड़ता चला जा रहा था, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो एग्जाम्पल हो गया लीनियर
पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आ रही है? जैसे टेट्राफ्लोरोएथिलीन, 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 टेट्राफ्लोरोएथिलीन जुड़ती चली जा रही थी, जिससे आपका बन गया था पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसको आप टेफ्लॉन कह रहे थे। ये भी लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जिसमें साइड चेन ना हो, एक सीधी चेन बनती चली जाए, सीधी चेन टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर। अब लीनियर पॉलीमर में आप देखो, पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, सीधी चेन होनी चाहिए, लंबी चेन होनी चाहिए। अगर पॉलीमर में ऐसा है तो अब हम उसको लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी में रखते हैं। और लीनियर पॉलीमर का जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीथीन। लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है पीवीसी। देखो अब आप ध्यान से समझना, आपने एक नाम सीख लिया है, पॉलीथीन, ये आपने सीख लिया है। पॉलीथीन को आपने कैसे बनाया था? ये एथिलीन था, फिर इस एथिलीन में से हमने ये बॉन्ड हटाया था और यहां पर बॉन्ड लगा करके ऐसा होल एन कर दिया था। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। ये किसका एग्जाम्पल है? लीनियर पॉलीमर का। अब देखो आप यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इसको बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड। इसका नाम है वाइनिल क्लोराइड। अगर इसके n मोल्स आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनेगा? जोड़ने का तरीका आपको सिखाया था ना। ये वाइनिल क्लोराइड का डबल बॉन्ड हटा दो, अभी डबल बॉन्ड था, अब इस डबल बॉन्ड को हटा दो और यहां बॉन्ड फ्री करके होल एन कर दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पॉली वाइनिल क्लोराइड, जिसको आप शॉर्ट में पीवीसी कहते हो। तो बेसिकली जो पीवीसी है उसमें भी आप एक स्ट्रेट लॉन्ग चेन देखते हो, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। पॉलीथीन लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है, पीवीसी लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा टेफ्लॉन है, पॉलीस्टाइरीन है, आपने नाम लिए थे अभी भी, इसी वीडियो में थोड़ा सा पहले मैंने बताया है। टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन ये भी किसके एग्जाम्पल हैं? ये भी लीनियर पॉलीमर के ही एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये लीनियर पॉलीमर समझ में आ गया होगा। लीनियर पॉलीमर देखो कुछ इस तरह दिखता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ता चला जाता है, एक चेन टाइप में रहता है। ये लीनियर पॉलीमर का प्रेजेंटेशन इस तरह से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं किसकी? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर की। देखो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर में क्या होता है, ये जैसे सीधी चेन है, ठीक है, मगर इसमें थोड़ी बहुत साइड चेन्स भी रहेगी। जैसे मान लो सीधी चेन बहुत लंबी है मगर साइड चेन थोड़ी छोटी रहेंगी, मगर साइड चेन रहेंगी, थोड़ी बहुत साइड चेन्स रहेंगी। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन के अलावा अगर छोटी छोटी साइड चेन्स भी मौजूद रहें तब हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। अब देखो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। पहले हम नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एक एक करके बता रहे हैं। तो क्या लिखा है? पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस, जिसमें सीधी चेन के अलावा कुछ ब्रांचेस अगर मौजूद होती हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन पॉलीमर। और ब्रांच चेन पॉलीमर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? पॉलीथीन ही है। अब ये पॉलीथीन जो है वो दो तरह की होती है, ठीक है। जो आपकी पॉलीथीन है वो दो तरह की होती है। एक का नाम है LDP और एक का नाम है HDP, ठीक है। थोड़ा सा नाम समझ लेना। इसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और इसका नाम है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, ये खराब पॉलीथीन होती है। खराब पॉलीथीन का मतलब आप खुद देखते हो, घरों में आप पॉलीथीन यूज करते हो
तो आपने देखा होगा दो तरह की पॉलीथिन होती है। एक पॉलीथिन रहती है अच्छी वाली, जिसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर लेते हो, कोई भी सामान रख देते हो, वजन उठा लेती है, वो टूटती फटती नहीं है। मगर एक पॉलीथिन होती है जो कमज़ोर होती है और कोई भी ज़्यादा वजन रख दो टूट जाएगी। तो जो पॉलीथिन कमज़ोर होती है बेसिकली वो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन का एग्जाम्पल है, और जो मजबूत है वो किसका एग्जाम्पल है? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का एग्जाम्पल है। जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होती है वो लीनियर पॉलीमराइजेशन से बनती है, क्योंकि जो धागे रहेंगे वो लचक वाले रहेंगे। कहने का सेंस है वो वजन को इजीली कंटेन कर पाएंगे अगर उसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीथिन बनी है, वही हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहलाती है। ठीक है। और अगर वो जो पॉलीएथिलीन है उसमें ब्रांचेस आ गई हैं, लीनियर के साथ साथ साइड चेन आ गई हैं, तो वो डेंसिटी वाइज तो घनी हो गई है, मगर एक्चुअली उसमें ब्रांचें आपस में प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है। तो वो जो पॉलीथीन बनी वो बेसिकली ज़्यादा अच्छी पॉलीथीन की कैटेगरी नहीं होगी। थोड़ा सा वज़न ज़्यादा रख देंगे तो उनमें कनेक्टिंग प्रॉपर नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो पॉलीथीन फट सकती है। इसलिए ऐसी पॉलीथीन को हम हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहते हैं, HDPE कहते हैं। और HDPE आपका जो एग्जाम्पल है वो किसका है? ब्रांच चेन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। और अगर हम बोलें जो LDPE है वो ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, और जो HDPE है वो लीनियर चेन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। देख भी सकते हो जो आपका पॉलीथीन है ये बनती है लीनियर पॉलीमराइजेशन से। दो तरह की होती है, एक है LDPE, ये लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, ये देखो लिखा है ब्रांच्ड में है। और दूसरा है HDPE, ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, ये लीनियर पॉलीमराइजेशन के थ्रू बन रही है। तो इस तरीके से आप ब्रांच चेन पॉलीमर के एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। इसके अलावा पॉलीप्रोपिलीन, भाई जैसे एथिलीन का हमने पॉलीमराइजेशन कराया था, उसी तरह से प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन करा दो तो क्या बन जाएगा? पॉलीप्रोपिलीन। वो भी आपका ब्रांच चेन पॉलीमर की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है। अब देखो ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन का रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे बना सकते हो। देखो ये मेन चेन है और यहाँ देखो साइड चेन्स आ गई, ये मेन चेन है, ये साइड चेन्स आ गई। तो ये आपका ब्रांच चेन पॉलीमर को रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा तरीका है, याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं किसकी? क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर की। बहुत पूछा जाता है बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, 4 एग्जाम्पल दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो नेटवर्क पॉलीमर का एग्जाम्पल है या क्रॉस लिंक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। अभी आप एग्जाम्पल को सुनते चलो और कोशिश करो कि याद करते चलो किस कैटेगरी में हमने कौन से एग्जाम्पल को रखा है। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आपको धीरे धीरे करके खुद ब खुद कैटेगरीज याद हो जाएंगी, एग्जाम्पल खुद से रखने लगोगे, क्योंकि आप धीरे धीरे करके एग्जाम्पल्स में जो पॉलीमर यूज हो रहे हैं उन पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर देख लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये स्ट्रक्चर आखिर बना कैसे है। तो आपको एग्जाम्पल्स में रखने में दिक्कत नहीं होगी कि किस जगह कौन सा एग्जाम्पल रखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए बेकेलाइट एक नाम है। बेकेलाइट आपने घरों में स्विचेस देखे होंगे, बेकेलाइट के बने होते हैं। तो बेकेलाइट और बेकेलाइट के अलावा मेलामाइन, ये भी एक प्लास्टिक ही है। बेकेलाइट और मेलामाइन जो है वो नेटवर्क पॉलीमर या कहें तो क्रॉस लिंक पॉलीमर के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आप धीरे धीरे करके पढ़ोगे, मगर अभी हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स में नहीं उलझा रहे हैं। जो मेन एग्जाम्पल है जो याद होना ही चाहिए, कम से कम वो एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए। बेकेलाइट और मेलामाइन ये 2 पॉलीमर हैं जो कि क्रॉस लिंक पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। नेटवर्क पॉलीमर में क्या होता है, ये एक स्ट्रेट चेन है, ये उसकी साइड चेन्स हैं, उसके बाद ये दूसरी स्ट्रेट चेन है, ये उसकी साइड चेन्स हैं, और ये साइड चेन्स आपस में कनेक्ट रहती हैं जिससे एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। पढ़ के देखते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। जब
हमारा मोनोमर ऐसा रहता है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं या 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो वो 2-3 तरह से जुड़ सकता है आपस में। भाई अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप होता तो वो एक तरह से जुड़ता जाता, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो वो 2 तरीके से जुड़ते जाएंगे, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो वो 3 तरीके से जुड़ते जाएंगे। जुड़ते जाने का मतलब एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे मोनोमर में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों, या तो 2 हो या तो 3 हो या उससे भी ज़्यादा हो, तो हमारे दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। क्लियर हुआ? लिखा है दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर चेन्स। जो लीनियर चेन्स हैं इनके बीच में वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड रहते हैं और इतने मजबूत रहते हैं कि ये आसानी से टूटते नहीं हैं और ये बहुत कड़क प्लास्टिक होती हैं। और इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामाइन है और ये क्रॉस लिंक पॉलीमर या फिर नेटवर्क पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल देखो, प्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हो। ये सीधी सीधी चेन है, ये ब्रांच है जो आपस में जुड़ी हुई हैं और एक नेटवर्क जाल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क पॉलीमर या फिर क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब हम तीसरी तरह से पॉलीमर को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमने पहला बांटा सोर्स के बेस पर, जिसमें आपने नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक कैटेगराइज किया। उसके बाद हमने इसको बांटा उसके स्ट्रक्चर के बेस पर, जिसमें आपने लीनियर या ब्रांच चेन पॉलीमर या फिर क्रॉस लिंक पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर हमने नाम दिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉलीमर्स जो बनते हैं उनको बनाने में एक रिएक्शन यूज होती है। वो रिएक्शन 2 तरह की होती है, एक होती है एडिशन रिएक्शन और एक होती है कंडेंसेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक यूनिट दूसरी यूनिट से जुड़ जाता है, एक यूनिट दूसरी यूनिट से जुड़ जाता है। जैसे आपने पॉलीथीन पढ़ा था, उसमें एथिलीन जुड़ गया था एथिलीन से। आपने टेफ्लॉन पढ़ा था जिसमें टेट्राफ्लोरोएथिलीन जुड़ गया था टेट्राफ्लोरोएथिलीन से। ठीक है, आपने पॉलीस्टायरीन पढ़ा, पॉलीस्टायरीन में क्या हुआ, स्टायरीन जुड़ गया दूसरे स्टायरीन से। तो 2 अणु 3 अणु जुड़ते चले जाते हैं। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ढेर सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। बस ये समझ लो कि जुड़ते चले जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर। और यदि जुड़ते समय स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स उससे लिबरेट होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे जल का अणु बाहर निकल गया, जुड़ तो गया मगर जल का अणु बाहर निकल गया, जुड़ तो गया मगर HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो इसमें जल का अणु जिसमें बाहर निकल रहा है या HCl जिसमें बाहर निकल रहा है या छोटे कोई अणु बाहर निकल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और ऐसे पॉलीमर को हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। मतलब जो पॉलीमर है वो कैसे बन रहे हैं, उनमें रिएक्शन कौन सी लग रही है। अगर जुड़ने वाली रिएक्शन लग रही है, एडिशन वाली रिएक्शन लग रही है, तो जो पॉलीमर बन के तैयार होगा उसको बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। और यदि बनने के दौरान छोटे छोटे अणु निकल रहे हैं फिर पॉलीमर बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आइए इनको थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एडिशन पॉलीमर की। एडिशन पॉलीमर को पढ़ के देखो, लिखा है दे आर फॉर्म्ड by the repeated addition of monomers possessing double or triple bonds। अगर हमारे पास मोनोमर ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो जुड़ता चला जाएगा, उसमें कोई छोटा मोटा अणु निकलेगा नहीं। जैसे ये देखो, ये हमारे पास है एथिलीन, इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल लिए, इसको हमने पॉलीमराइजेशन करा दिया। क्या हुआ, ये ढेर सारा मॉलिक्यूल जुड़ता चला गया। देखो ये ढेर सारा मॉलिक्यूल जुड़ता चला जा रहा है, देखो जुड़ता चला जा रहा है, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, इसको बोलेंगे पॉलीथीन। तो पॉलीथीन देखो एथिलीन के जुड़ने से बन रहा है, और ये जुड़ तब पा रहा है जब इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड होता, तब भी इस तरह से जुड़ सकता था। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यदि मोनोमर में है
और वो लगातार जुड़ करके एक बड़ा सा पॉलीमर बनाता है, तो उस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? एडिशन पॉलीमर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एडिशन पॉलीमर कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लो आप। एथिलीन है, जुड़ करके पॉलीथीन बना लिया है। एग्जाम्पल किसका है? एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। देखो, अब बात जो आ रही है कि अगर सेम टाइप ऑफ यूनिट जुड़ती चली जा रही है, जैसे एथिलीन 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 जुड़ती चली गई, तो उससे जो पॉलीमर बनेगा उसको बोलेंगे हम होमोपॉलीमर। ऑप्शन में पूछा जाता है होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं, तो जिसमें मोनोमर सेम टाइप का होता है, मतलब एक ही टाइप का मोनोमर रहता है, उसके जुड़ने से जो पॉलीमर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। और अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स जुड़ गए, तब बताओ क्या बोलेंगे उसे? मान लो एक टाइप का नहीं है, दो टाइप के मोनोमर्स आपस में जुड़ गए और फिर पॉलीमर बनाया। दो टाइप के मोनोमर जुड़े और फिर जाकर के वो लास्ट में कन्वर्ट हो गए वो पॉलीमर में, तो वो जो पॉलीमर बनेगा उसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर। एक होता है होमोपॉलीमर जिसमें सेम टाइप की यूनिट रहती है मोनोमर की, तब हम उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। और अगर डिफरेंट टाइप की यूनिट अगर पाई जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर कहते हैं। तो ये होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। लिखा भी है एडिशन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ओनली सिंगल मोनोमरिक स्पीशीज। ध्यान से सुनो, ओनली सिंगल मोनोमरिक स्पीशीज, मतलब एक ही टाइप का मोनोमर अगर जुड़ता चला जाए और फिर जो पॉलीमर बनेगा उसको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। और होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल जो भी आपने पढ़ा है वो सब अभी अपने होमोपॉलीमर पढ़ा है। एथिलीन से बना पॉलीथीन, ये एक होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। टेफ्लॉन भी होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। पीवीसी भी होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। आपका पॉलीस्टाइरीन भी होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। आपने अभी ये चार नाम बार बार सुने होंगे, ये होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं, कैन यू प्रिडिक्ट द नेम ऑफ पॉलीमर इफ टू डिफरेंट मोनोमर्स आर यूज्ड? अगर एक से ज्यादा मोनोमर यूज हुए हैं और फिर कोई पॉलीमर बना है, तो उस पॉलीमर का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? हमने बता तो दिया ही है, इसका नाम होगा कोपॉलीमर। को मीन्स कपल, मतलब जुड़ता चले जाना, आपस में जोड़ करके बड़ा पॉलीमर बनेगा। दो यूनिट्स को जोड़ना कपलिंग कहलाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर कहते हैं। लिखा भी है, इसको आप याद करो। कोपॉलीमर क्या होता है? पूछा जाता है कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, तो जब दो या दो से ज़्यादा, जनरली दो पर बात आती है, जब दो या दो से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बनाती हैं, तो ऐसे पॉलीमर को हम कोपॉलीमर कहते हैं। देखो लिखा है एडिशन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स आर कॉल्ड कोपॉलीमर्स। और कोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल कौन है? बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं बच्चों, याद रखना, ब्यूना एस और ब्यूना एन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्यूना एस और ब्यूना एन देखो समझ लो। एक का नाम है ब्यूना एस, ये रबर है ब्यूना एस, सिंथेटिक रबर है। ये बनती कैसी है? इसका नाम है, इसका नाम है 1,3 ब्यूटा डाइईन। इसका नाम है 1,3 ब्यूटा डाइईन। ये फर्स्ट मोनोमर है। इसको हम दूसरे मोनोमर के साथ मिक्स करेंगे जिसका नाम है स्टाइरीन। इसको हम बोलते हैं स्टाइरीन। तो देखो दो मोनोमर हो गए, एक का नाम है 1,3 ब्यूटाडाइईन और दूसरे का नाम है स्टाइरीन। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इसके भी ढेर सारे मोल ले लिए और इसके भी ढेर सारे मोल ले लिए, तो जो इनकी मिक्सिंग से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे। देखो जो बनेगा वो क्या होगा, इसको समझना। ये बनेगा
ये बनेगा, इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से ये बनेगा। कैसे बनेगा भी बताते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है ब्यूना एस, इसका नाम है ब्यूना एस। तो आप केवल इतना देखो, पॉलीथीन में क्या हुआ था, एथिलीन 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 जुड़ता चला गया था। यहां पर 1,3-ब्यूटाडाइन अकेला नहीं जुड़ा है, उसके साथ किसको मिक्स होना पड़ा है, स्टायरीन को। देखो ये 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन को आपस में जुड़ना पड़ा है, मिक्स होना पड़ा है। तो इसमें 2 मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, को पॉलीमर। और बहुत एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, पूछा जाता है इनमें से कोपॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा है। तो कोपॉलीमर आएगा तब बता पाओगे ना, जब जिसमें 2 डिफरेंट टाइप की यूनिट्स लेकर के हम पॉलीमर बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर। और कोपॉलीमर का एग्जाम्पल क्या सीखा आपने, ब्यूना एस। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्यूना एस का मोनोमर क्या है। तो ब्यूना एस का मोनोमर 2 चीजों का मिक्सचर है, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। 1,3-ब्यूटाडाइन, तो देखो ब्यूटाडाइन तो उससे बना है ब्यूना। ये इसमें ब्यूना में ब्यूना मतलब ये ब्यूटाडाइन से ब्यूना बना है और स्टायरीन से एस आया है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन के कॉम्बिनेशन से क्या बना, ब्यूना एस। अब इसी तरह से ब्यूना एन के बारे में समझो। ब्यूना में जो ब्यूना वर्ड है वो 1,3-ब्यूटाडाइन को बताएगा। देखो अगर हम बात करें, कोई पूछे ये ब्यूना एन क्या होता है, तो ब्यूना एन बेसिकली 2 चीजों का मिक्सचर है, मतलब 2 चीजों के मिक्सचर के पॉलीमराइजेशन से बना होगा। पहले वाले का नाम क्या है, पहले वाले का नाम क्या है, वन थ्री ब्यूटाडाइन पहले वाले का नाम है, और दूसरे वाले का नाम है एक्रिलोनाइट्राइल, ये रहेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ब्यूना एन बनता है। तो याद रखना आप, ब्यूना एस क्या होता है और ब्यूना एन क्या होता है, ठीक है। अब देखो जो एडिशन पॉलीमर है वो किस तरह से जुड़े रहते हैं, एक के बाद दूसरी यूनिट, दूसरे के बाद पहली यूनिट, फिर दूसरी, फिर पहली, मतलब सॉरी ये कोपॉलीमर हैं। कोपॉलीमर किस तरह से जुड़े रहेंगे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद पहली, फिर दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, इस तरह से यूनिट्स जुड़ती चली जाती हैं। चूंकि 2 डिफरेंट टाइप के इसमें मोनोमर प्रेजेंट हैं, इसलिए आप देखो रिपीटेशन कैसे हो रहा है, पहली यूनिट फिर दूसरी यूनिट, 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 इसके रिपीटेशन से बन रहा है। तो ये हमारा कोपॉलीमर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखो, हाँ देखो यहाँ लिखा भी है, ये ब्यूना एस के बारे में बनाया हुआ है। ब्यूना एस किस किस का मिक्स मोनोमर लेने से बनता है, 1,3-ब्यूटाडाइन लिया है, और क्या लिया हुआ है हमने क्या क्या लिया है, 1,3-ब्यूटाडाइन लिया है और स्टायरीन लिया हुआ है। 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर ये बना दिया है और स्टायरीन का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा पॉलीमर बनेगा, उस पॉलीमर का जो नाम होगा वो क्या नाम होगा, उसका नाम क्या होगा आपका, ब्यूना एस। क्लियर। अब हम देखो ब्यूना एस का थोड़ा फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये स्टायरीन है, रिंग की जगह हमने C6H5 लगा दिया। अब जब जुड़ेगा तो क्या होगा, ये रिंग तो ऊपर तरफ जाएगी, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर किसका बनेगा, ब्यूना एस का। ये स्ट्रक्चर किसका बनेगा, ब्यूना एस का। ठीक है, देखो कैसे जोड़ना है थोड़ा समझना। ये डबल बॉन्ड जाएगा इधर पे, अब ये बॉन्ड कैसा हो गया, सिंगल, ये बॉन्ड हो गया फ्री, यहां बॉन्ड कैसा हो गया, डबल, और ये वाला बॉन्ड आगे जुड़ जाएगा इससे। तो आपको किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी डबल कह रहा हूं, आपको स्ट्रक्चर किस तरह दिखेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2। यहां तक तो क्लियर है। अब ये वाला बॉन्ड आगे फ्री जुड़ गया किसके साथ, CH, जिससे ऑलरेडी क्या जुड़ा था, C6H5। फिर ये वाला बॉन्ड आगे कनेक्ट हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड CH2 और इसका क्या हो जाएगा, होल N, ये बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूना
एस, रबर है, सिंथेटिक रबर है। अब बात करते हैं ब्यूना एन की। ब्यूना एन में ब्यूना शब्द से है 1,3 ब्यूटाडाइन, वो तो सेम टू सेम लेना है। ये आपका है 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं दोबारा बना दे रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। इसको क्या बोलते हैं? एक्रिलोनाइट्राइल। कैसे जोड़ेंगे इसको? जोड़ने का तरीका पिछले वाले जैसा ही है। देखो आप 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल लिया, कैसे जोड़ेंगे? ये वाला बॉन्ड यहां लाएंगे तो ये बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा, यहां बॉन्ड हो जाएगा डबल, फिर ये वाला बॉन्ड आगे जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड आगे जाके फ्री हो जाएगा, CN ऊपर की तरफ रहेगा और इस तरह से जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? ब्यूना एन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूना एन। देखो कैसे, ये वाला बॉन्ड तो फ्री हो गया, ये वाला बॉन्ड डबल था तो सिंगल हो गया, ये बॉन्ड सिंगल था तो डबल हो गया, फिर आगे ये बॉन्ड सिंगल हो गया, आगे बॉन्ड कनेक्ट हो गया CH2 के साथ, फिर डबल बॉन्ड सिंगल में बदल गया, CN लगा हुआ है और ये वाला बॉन्ड फ्री होकर के क्या हो गया? होल N। और ये जो स्ट्रक्चर बना ये किसका था स्ट्रक्चर? ब्यूना एन का। तो ये आपका पॉलीमर बन गया ब्यूना एन, ये आप बना सकते हो। अब ब्यूना एस और ब्यूना एन का यूज क्या है? आपको बताया रबर हैं दोनों। ब्यूना एस का जो यूज होता है वो ऑटो टायर्स में होता है, फ्लोर टाइल्स में होता है, फुटवियर्स कंपोनेंट्स में होता है और भी बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होता है। और जो ब्यूना एन है इसका यूज क्या है? ऑयल सील्स या टैंक लाइनिंग और भी बहुत कुछ चीजें बनाने में इसका यूज हम करते हैं। ये ब्यूना एस और ब्यूना एन का यूज हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? कंडेंसेशन पॉलीमर की। कंडेंसेशन पॉलीमर में हमने आपको अभी भी बताया, कंडेंसेशन पॉलीमर में हमने आपको क्या बताया अभी कि दो यूनिट्स जुड़ेंगी मगर इसमें से छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जुड़ेंगी यूनिट्स मगर जुड़ने के दौरान कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और जब ऐसा प्रोसीजर आपको देखने के लिए मिले तो वो कंडेंसेशन प्रोसीजर कहलाता है और ऐसे पॉलीमर को हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, लिखा भी है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं। दे आर फॉर्म्ड बाई repeated condensation reactions between two different bifunctional और trifunctional monomeric units। मतलब जब हमारा कोई मोनोमेरिक यूनिट है जिसमें बाई फंक्शनल ग्रुप है या ट्राई फंक्शनल ग्रुप है, जब वो आपस में जुड़ता है तो जुड़ने के दौरान इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं और एक बड़ा पॉलीमर बन के सामने आता है, कंडेंसेशन पॉलीमर। तब हम उसको कहेंगे। अभी एग्जाम्पल से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर में एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। जनरली इन कंडेंसेशन रिएक्शन द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते ही होते हैं और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाटर हो सकता है, HCl हो सकता है, अमोनिया हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट ज़रूर होंगे अगर कंडेंसेशन पॉलीमर बनेंगे तो। अब एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा आपको। अब देखो बढ़िया, सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है नायलॉन 66। बहुत पूछा जाता है नायलॉन 66 के बारे में। सबसे पहले जो चीजें हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको देखो, इसका नाम सुना होगा आपने, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। 2 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करता हुआ एसिड है। ठीक है, अब 2 कार्बन की जगह अगर हम 3 कार्बन का एसिड ले लें तो इसका नाम होगा मैलोनिक एसिड। 3 के बाद अगर हम 4 कार्बन का एसिड ले लें इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। अब अगर हम 4 की जगह 5 कार्बन ले लें
इसको बोलते हैं ग्लूटोरिक एसिड। इसका नाम है ग्लूटोरिक एसिड। और जैसे ही 6 कार्बन लेते हैं, देखो 6 कार्बन कैसे बनाएंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, COOH 5 कार्बन एंड COOH 6 कार्बन। जब ये 6 कार्बन का डाइओइक एसिड लेते हैं तो इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो याद रखना, जो नायलॉन 66 है वो बेसिकली कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। मतलब इसमें 2 तरह की मोनोमेरिक यूनिट लेना है। एक का नाम है एडिपिक एसिड और दूसरी यूनिट का नाम देखना, ये देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, आगे ले लो 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन। ये मिथाइलिन ग्रुप है, CH2 को हम मिथाइलिन कहते हैं, हेक्सामिथाइलिन। और इसमें 2 NH2 लगा दो, एक किनारे पर और एक इस किनारे पर। इसका नाम हो जाएगा हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन। तो 2 यूनिट लेनी है, एक यूनिट लेनी है एडिपिक एसिड की, एक मोनोमेरिक यूनिट लेनी है एडिपिक एसिड की, और दूसरी मोनोमेरिक यूनिट लेनी है किसकी, हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन की। इन दोनों को मिलाकर कंडेंसेशन कराकर जब पॉलीमराइजेशन कराया जाएगा तो हमको क्या मिलने वाला है, नायलॉन 66। बात समझ में आई? तो देखो, नायलॉन 66 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। पहले का नाम क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन, और दूसरे का नाम क्या है, एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन आपके सामने है, एडिपिक एसिड आपके सामने है। यहां पर H2O निकल जाएगा और H2O निकलने के बाद ये कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाएगा, बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो क्या कहलाएगा, नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 का मोनोमर बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है नायलॉन 66 का पॉलीम। देखो, अब देखो आपने क्या क्या चीज थोड़ा सुनी है। आपने पहली चीज सुनी है पॉलीथीन। इसके अगर हम मोनोमर की बात करें तो इसका जो मोनोमर था वो क्या था, एथिलीन था। इसका मोनोमर क्या था, एथिलीन था। पॉलीथीन हो गया। दूसरा नाम सुना आपने PVC, जिसका नाम होता है पॉली वाइनिल क्लोराइड। और अगर हम इसके मोनोमर की बात करें तो क्या था, वाइनिल
ठीक है, सॉरी थोड़ा वॉइस इशू हो गया होगा आपका। तो आप लोगों ने जो पॉलीमर्स अभी हाल फिलहाल में पढ़े हैं वो मुझे लगता है ये हैं। इसके अलावा एक दो पॉलीमर और भी सुने होंगे जो लगभग उसी तरह से थे। एक का नाम सुना होगा पॉली प्रोपीन या पॉलीप्रोपिलीन भी कहते हैं इसको। पॉलीप्रोपिलीन किससे बनी होगी? प्रोपीन से बनी होगी, तो पॉलीप्रोपीन हो गया। ठीक है, एक चलो इतने पॉलीमर हम लोगों ने फिलहाल पढ़े हुए हैं, अभी हम और भी नाम लेंगे तब धीरे धीरे करके बातें पता चलेंगी। तो ये पॉलीमर्स आपको याद रहने चाहिए कि किस पॉलीमर का मोनोमर कौन सा है, ये पूछा जाता है। अब आप खुद से देख लो, जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर है वो होमोपॉलीमर होगा, जिसमें दो टाइप का कॉम्बिनेशन लिया है वो आपका कोपॉलीमर की कैटेगरी में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ पॉलीमर्स जो आपने पढ़े हैं उनको एक छोटा सा रिपीटेशन किया था। अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर के। बात की कंडेंसेशन पॉलीमर में अभी हमने नायलॉन 6 बनाया था, वही बना हुआ है। देखो इसका नाम क्या है, देखो ये CH2 का होल 6 है, इधर भी NH2 है और इधर भी NH2 है। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन। और यहां देखो 6 कार्बन है और यहां पर COOH है, COOH है। तब हम इसको क्या बोल रहे हैं? एडिपिक एसिड। ठीक है, यहां देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, CH2 का होल 4 है, यहां सही है, यहां थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इसे। ये CH2 का होल 6 नहीं है, यहां पर होगा होल 4, गलत स्लाइड में आ गया है, होल 4 हो गया। ये 4 कार्बन ये है, 5वां ये, 6वां ये है, तब हम इसको क्या बोल रहे हैं? एडिपिक एसिड। तो 6 कार्बन वाला हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और 6 कार्बन वाला एडिपिक एसिड, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप NH2 है 2 और इसमें फंक्शनल ग्रुप COOH है 2। अब आप इनको कंबाइन करोगे तो H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा CONH के साथ। इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? नायलॉन 6। ऐसा नहीं है कि 2 ही यूनिट कनेक्ट हुए हैं, इधर भी यूनिट कनेक्ट हो रहे होंगे और इधर भी यूनिट कनेक्ट हो रहे होंगे। तो देखो पूरे का होल N कर दिया, मतलब कई सारी यूनिट्स यहाँ जुड़ रही होगी, तब हम इसको क्या बोलेंगे? नायलॉन 6 बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। अब देखो नया क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जो नया क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो पॉलीमर हमारा बना है उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो आपस में जुड़े हुए हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर भी हम पॉलीमर्स को बांटते हैं कई सारे भागों में। वो कई सारे भाग क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो पॉलीमर यूनिट हैं वो आपस में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी होती हैं उनमें ज़्यादातर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है या फिर वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो देखो लिखा है द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। अब पॉलीमर की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वो लचीला है, वो हार्ड है, ठीक है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, ये सब उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है। ठीक है, तो लिखा है द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, टफनेस एटसेट्रा आर गवर्न्ड बाई। ये जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके हमने कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि जो पॉलीमरिक यूनिट्स हैं वो आपस में किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक वॉन डर वाल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, यही वो फोर्स हैं जो
पॉलीमेरिक यूनिट्स के बीच में लगते हैं और जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं, और इसी बेस पर हम पॉलीमर्स को कई भागों में बांटते हैं। वो कई भाग कौन कौन से हैं, एक बार उनके नाम देख लो। पहला नाम है इलास्टोमर, दूसरे का नाम है फाइबर, तीसरे का नाम है थर्मोप्लास्टिक और चौथे का नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये 4 तरह से हम बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो पॉलीमेरिक यूनिट्स हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसके बेस पर हम पॉलीमर्स को 4 कैटेगरी में बांटते हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी बोलते हैं इसको। हम बात कर लेते हैं पहले इलास्टोमर की। नाम से ही पता चल रहा है बहुत सॉफ्ट रहता है। इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जनरली वो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है और आसानी से ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये इलास्टिक टाइप के रहते हैं, खिंच जाते हैं और वापस छोड़ने पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। तो ये किस कैटेगरी में जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स कहते हैं। पढ़ के देखते हैं। द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब पॉलीमेरिक जो यूनिट्स हैं या जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं उनके बीच में लगने वाला बल सबसे वीक हो, दैट मीन्स वॉन्डरवॉल टाइप का फोर्स हो, तब हम उस पॉलीमर को किस कैटेगरी में डाल देते हैं, इलास्टोमर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर पॉलीमेरिक यूनिट्स के बीच में रहता है तब हम उसको इलास्टोमर्स कहते हैं। और दिस फॉर्म्स अ फ्यू क्रॉस लिंक बिटवीन द चेन्स दैट हेल्प्स द पॉलीमर टू रिएक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द फोर्स इज रिलीज्ड। जैसे आपने इलास्टिक देखी होगी, आप उसको खींचते हो खिंच जाती है और जैसे छोड़ते हो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। कुछ ऐसा ही बिहेवियर इलास्टोमर्स का देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। अब इलास्टोमर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने चाहिए। इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल है ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन। नियोप्रीन के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आप 3 नाम याद रखो इलास्टोमर्स के, ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन, ये पूछे जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है, हम बात करते हैं फाइबर्स की। अब फाइबर्स में क्या होगा, जो हमारे पास पॉलीमेरिक यूनिट्स हैं उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो थोड़ा स्ट्रांग रहता है, दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, और तब हम उसको क्या बोल देते हैं, फाइबर कहते हैं। लिखा है दे आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स दैट possesses हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉड्यूल्स। इनके बीच में मजबूती ज़्यादा रहती है। इनमें जो पॉलीमेरिक यूनिट्स होती हैं वो H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्ट रहती हैं और इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, H बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारे पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और एक फाइबर का फॉर्म ले लेती हैं। एक धागा, जैसे कहते हैं मजबूत धागों का जो एक स्ट्रक्चर है वो बन जाता है, और फाइबरस नेचर होने की वजह से ये बहुत मजबूत रहते हैं और इनका यूज़ हम बहुत सारे जैसे टायर्स वगैरह बनाने में इन सब का यूज़ करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, नायलॉन 66, इसके बारे में पढ़ाया है, और टेरिलिन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये नायलॉन 66 और टेरिलिन जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, ये फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। एक और नाम इसी में शामिल आता है नायलॉन 6। देखो ध्यान से समझना, नायलॉन 6 ये बनता है किससे, कैप्रोलैक्टम से। ये इसका मोनोमर है, याद रखना, मोनोमर। नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, कैप्रोलैक्टम, और कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, इसको आप देख सकते हो, हम आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। नायलॉन 66, टेरिलिन, नायलॉन 6, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं,
फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं और फाइबर का यूज़ हमने आपको फिर भी बताया, रस्सी वगैरह बनाने में, टायर्स वगैरह बनाने में हम फाइबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये एच बॉन्ड आप देख रहे हो नायलॉन 6 में बनाते हुए दिखाया है, और इसी तरह से नायलॉन 6 में भी देखो ये एच बॉन्ड बनाते हुए यहाँ पर दिखाया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में नहीं जाना है, आप मोनोमर याद रखो और किस कैटेगरी में कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखो, क्योंकि वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब तीसरी कैटेगरी को पढ़ने से पहले हम टेरिलीन की बात और कर लेते हैं। देखो, जिस तरह से नायलॉन 6 में हमने 2 चीज़ें ली थी, उसी तरह से टेरिलीन में भी हम लोग 2 चीज़ें लेंगे। एक का नाम है ये, मतलब एक यूनिट रहती है किसकी, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल एथिलीन ग्लाइकॉल, और दूसरी यूनिट रहती है टेरिफ्थैलिक एसिड। दूसरी यूनिट है किसकी, इसका नाम होता है टेरिफ्थैलिक एसिड। एक का नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, स्ट्रक्चर बना हुआ है, दूसरी यूनिट का नाम है टेरिफ्थैलिक एसिड। अगर ये जुड़ेंगे तो H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इसमें कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होगा, H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा। छोटा यूनिट रिलीज हो रहा है तो जो बनेगा स्ट्रक्चर बेसिकली वो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, और जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, टेरिलीन। इसी को हम डेक्रोन के नाम से भी जानते हैं, एक तरह का धागा होता है, रेशा होता है, टेरिलीन या डेक्रोन। तो ये जो टेरिलीन या डेक्रोन है ये आपके सामने है। इसका मोनोमर बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। नायलॉन 6 का मोनोमर बहुत पूछा जाता है। नायलॉन 6 का तो है ही, नायलॉन 6 का अभी आपको बताया था ना कैप्रोलेक्टम, वो भी बहुत पूछा जाता है। और यहाँ पर टेरिलीन या डेक्रोन का मोनोमर भी बहुत पूछा जाता है। टेरिलीन का मोनोमर अगर कभी कोई पूछ ले तो याद रखना एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिफ्थैलिक एसिड रहता है, ये इसके मोनोमर्स हैं, आप ज़रूर से याद रख लें। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया कैटेगरी यही प्लास्टिक की है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। ऐसा करते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड ऑनवर्ड्स जो चीज़ें हैं वो अब हम लोग अगली क्लास में इसको कवर करते हैं। ऑलरेडी क्लास बड़ी भी हो रही है और इतनी चीज़ें आप रिपीट कर लो, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो बिना रिपीटेशंस के बैठते हैं, उनको चीज़ें फिर समझ में नहीं आती हैं। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, मैं टाइम देना चाहता हूँ इस पर। तो नायलॉन जितने भी मोनोमर्स हमने बताए हैं पॉलीमर्स से रिलेटेड वो आप याद रखें, और जितनी चीज़ें आपको बताई हैं वो एक बार रिकॉल करके बैठें। इसके बाद अगली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ाते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, और क्वेश्चन करिएगा, सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑल टू ऑल सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, क्योंकि जितनी चीज़ें समझाने की हैं सब समझा दिया है, और जो चीज़ें बताने वाली हैं वो बता दिया है। अब जो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी टाइप रहते हैं उनको आप करिए, नहीं आता है तो हम बताएंगे उन क्वेश्चंस को, आप करके देखिए। वैसे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप पे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगली क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।